हेलो एंड वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। दोस्तों क्लास 10th हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का लेक्चर 9th है। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये है हिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 9। ये आपको सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड और जितने भी आपके स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर्स देखे, अगर आपने वो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, इससे पहले देख लें या इसके बाद देख लें, ठीक है, जो भी आपका दिल करता है अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। चलिए, तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, नाउ पहले हम ये बात कर ले। देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। क्या देखा था? द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ठीक, 1830 से लेके 1848 में कि भाई रेवोल्यूशनरीज जो थे, वो जो बंदे जो रेवोल्यूशन करना चाहते थे, जोसेफी मजीनी का नाम देखा था, गैरिबल्डी का नाम देखा था, इंडिया के भी कुछ हमने देखे थे। इसी में हमने देखा था साथ में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हमने पता जो देश था ग्रीस, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट करता है 1828 में, फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है और ग्रीस जो है आजाद हो जाता है, ठीक है। और इसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, यूरोपियन जो लोग हैं, इस तरीके से हमने बातें देखी थी। इस आज के लेक्चर में आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। क्या रोमांटिक इमेजिनेशन ने भी आइडिया ऑफ नेशन जगाने में मदद की? किस तरीके से रोमांटिक इमेजिनेशन ने नेशनलिज्म में मदद की? नाउ दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज रोमांटिक इमेजिनेशन, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों ये समझ लेते हैं, ठीक। देखिए, अगर आप देखिए रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक इमेजिनेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन दोस्तों आर्ट ऑफ राइटिंग है, जिसमें राइटर्स किसके बारे में लिखते हैं? इंसानियत के बारे में लिखते हैं। जहां पे राइटर्स का ध्यान इंसान के ऊपर होता है, जहां पे राइटर्स का ध्यान नेचर के ऊपर होता है, जहां पे राइटर का ध्यान हिस्ट्री, कल्चर, फोकलोर इनके ऊपर होता है, रादर देन साइंस साइंस पे नहीं होता, वॉर्स पे नहीं होता। समझ गए मेरी बात? क्योंकि अभी तक नेशनलिज्म देख रहे हैं तो नेशनलिज्म कैसे बन रहा है? लड़ाई से बन रहा है। नेशनलिज्म वॉर से बन रहा है, नेशनलिज्म रेवोल्यूशन से बन रहा है। बट अभी आप देखेंगे कि नेशनलिज्म वॉर्स, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मोनार्की को हटाना, कॉन्स्टिट्यूशन को लाना, इनसे नहीं बन रहा। यहां पर रोमांटिक जो राइटर्स होंगे ना, जो रोमांटिसिज्म के राइटर्स हैं, यहां पे यूज करेंगे जो हमारे लोगों का फोकलोर को यूज करेंगे और नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाएंगे। सर कल्चर फोकलोर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाता है? बच्चा, जब हम फोकलोर की बात करते हैं अपने, ठीक है, फोकलोर का मतलब ये ऐसी हिस्ट्री हमारी जो कहीं पे लिखी नहीं होती है बट फिर भी हम सुनते आए, ठीक है। तो एक फोकलोर होता है। फोकलोर का मतलब हमारी जो कॉमन हिस्ट्री होती है उससे। दोस्तों हमारी हिस्ट्री में ऐसे ऐसे आपको पता है योद्धा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो हमें आज भी इंस्पायर करते हैं, आज भी क्या करते हैं? हमें इंस्पायर करते हैं। तो जब हम उनकी बात करेंगे दोस्तों तो नेशनलिज्म की फीलिंग जागेगी। जब आप कल्चर की बात करोगे, या जब हम बोलते हैं हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, इंडियन एंशिएंट कल्चर बहुत ज्यादा रिच था, बहुत पैसा था, इंडिया सोने की चिड़िया थी, वो लिटरेचर में बहुत आगे थे, वो आर्किटेक्चर उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए। दोस्तों जब हम बोलते हैं तो हमारे में नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है। यस यार, वी आर हिंदुस्तानी, वी आर इंडियन पीपल एंड वी हैव ए वेरी रिच हेरिटेज, वी हैव ए वेरी रिच कल्चर। जब हम बात करते हैं तो उससे भी आप में नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है। वही रोमांटिक राइटर्स जो है, रोमांटिक इमेजिनेशन आपको बताता है। अभी मैं आपको समझाता हूं, ये देखो, the romantic imagination and the national feeling. For the development of nationalism did not come about only through wars and the territorial expansion. Culture played an important role in creating idea of the nation. दोस्तों ये बोल रहा है सिर्फ वॉर्स ने ही नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने का काम नहीं किया, कल्चर ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म को लाने का। और ये कल्चर को कौन सामने लेके आता है?
ये रोमांटिक राइटर्स लेके आते हैं, ये रोमांटिक इमेजिनेशन लेके आता है। सर इमेजिनेशन क्या है? रोमांटिक प्लस इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म प्लस इमेजिनेशन। जो रोमांटिक राइटर्स हैं, रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए राइटर्स हैं, जब वो अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हैं, वो आर्ट की बात करते हैं, वो कल्चर की बात करते हैं, वो म्यूजिक की बात करते हैं, वो डांस की बात करते हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। तो जब लोगों से जुड़ी हुई बातें लोगों के साथ हम करते हैं, वो भी लोगों को यूनाइट करने का कोशिश करता है दोस्तों। कल्चर की फॉर एग्जांपल के लिए देखें, डिफरेंट वी बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। मान लो पंजाब का भंगड़ा एक कल्चर है, कल्चरल डांस है, फोक डांस है वहां का भंगड़ा। तो जब भंगड़ा परफॉर्म किया जाता है तो पंजाबी लोग यूनाइटेड फील करते हैं उस चीज में, ठीक है जी। वहीं अगर आप देखेंगे पंजाब का गिद्दा है, या आप देखेंगे हिमाचल का कोई अपना ऐसा डांस होगा, देन उसके बाद में आप देखेंगे महाराष्ट्र का हो गया, मध्य प्रदेश का अपना होगा, समझ गए। वहीं राजस्थान में चलेंगे जी, आपका घूमर डांस हो जाएगा। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ डांस है, वी फील यूनाइटेड अपने कल्चर के साथ में। तो वही काम यहाँ पे हो रहा था। देखो, वर द आर्ट, द पोइट्री, ठीक है, पोइट्री शायरी, ठीक, स्टोरीज, म्यूजिक ऑल्सो हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूजिक, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। तो म्यूजिक ने तो हेल्प किया ना, पोइट्री ने तो हेल्प किया है दोस्त। किसने हेल्प किया? यही है ना, हम बुलबुले हैं इससे ये गुलसिता हमारा, ये क्या है? पोइट्री तो है दोस्तों। जब पोइट्री होती है, जब म्यूजिक यूज होता है, तब नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है। तो रोमांटिक राइटर जो है, रोमांटिक इमेजिनेशन ये बोलता है कि भाई सिर्फ वॉर से नेशनलिज्म नहीं आता, कल्चर से भी आता है, आर्ट से आता है, म्यूजिक से आता है, फोकलोर से आता है, हिस्ट्री से आता है। वही बात कौन करता है? इमेजिन, जो राइटर्स हैं आपके रोमांटिक इमेजिनेशन के, वो एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। होप आपको समझ आ गया, ठीक है जी। लेट्स लुक एट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के ऊपर देखते हैं और ये क्या बात करता है ये देख लेते हैं। पर रोमांटिसिज्म जो है एक कल्चरल मूवमेंट है। रोमांटिसिज्म क्या है? एक मूवमेंट है, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। और ये भी क्या करता है? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करता है दोस्त, ठीक है। ये भी एक क्या है? कल्चरल मूवमेंट है। कल्चरल मूवमेंट मतलब हमारे कल्चर से जुड़ी हुई, हमारे रहन सहन से जुड़ी हुई एक मूवमेंट है। यूरोप में अगर आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है, यूरोप में जब रेनेसां का टाइम था, रेनेसां का टाइम मतलब ये 14th-15th सेंचुरी की अगर आप बात करें, तो राइटर जो है, दुनिया जो है, सब बात करती है साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। वो बोलते हैं कि साइंस, भाई हर चीज में साइंस साइंस साइंस। आइडियोलॉजी की बात चलती थी, रीजन की बात, इंटेलेक्ट की बात चलती थी दोस्तों। इसके अपोजिट आया था रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म। इसने बोला हर चीज साइंस नहीं है, ठीक है, हर चीज रीजन नहीं है। कुछ इंसान के इंस्टिंक्ट भी होते हैं, कुछ ईमान के इमोशंस भी होते हैं, कुछ उसकी इंटुएशंस भी होती है, ठीक है। तो उसमें भी इक्वली फोकस जो है हमें करना चाहिए। तो वही रोमांटिक इमेजिनेशन का आइडिया है दोस्तों। देखो, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोमांटिक आर्टिस्ट ने क्या किया? क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है, क्रिटिसाइज कर दिया। आप देखेंगे उसको नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसको? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन। जब हम रीजन, हर बात सोच समझी बात करनी है, सोच समझी बात करेंगे, रीजन बेस्ड बात करेंगे, ठीक है। हर चीज में रीजन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कहीं कहीं इमोशंस भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप दिमाग लगाओगे तो आइसक्रीम खाना बुरी बात है, क्योंकि खाओगे तो बहुत ज्यादा शुगर आपके मन में, बॉडी में चले जाएगी, ठीक है। तो इंसुलिन लेवल जो है, आपके शुगर जो लेवल है वो स्पाइक करेंगे, वो बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक है। वैसे तो गोलगप्पे भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी भी सेहत के लिए हानिकारक है, बट हम खाते हैं क्यों? क्योंकि हमारे मन को खुशी मिलती है। तो हर चीज में रीजन नहीं लगाया जा सकता। तो ये यहाँ पे बोल रहा है, तो रीजन की और साइंस को इसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बट फोकस किस पे दिया? इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। मिस्टिकल फीलिंग्स का मतलब ये है जो नेचर से जुड़ी हुई आपकी फीलिंग्स है, जो मिस्टिक्स फीलिंग है, ब्यूटीफुलनेस, नेचर की खूबसूरती की बात चलती है। तो इन्होंने, आप कह सकते हैं, इमोशंस पे स्ट्रेस डाला, इन्होंने साइंस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाला, इन्होंने इंट्यूशंस पे स्ट्रेस डाला, मिस्टिकल फीलिंग्स पे स्ट्रेस डाला, रादर देन साइंस, रादर देन आपका रीजन, ठीक है। तो यहां से आपको वन वर्ड भी पूछ सकता है कि किन चीज को वो क्रिटिसाइज करते हैं और किन चीज पे वो स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। देयर ऑफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज।
शेयर्ड कोलेक्टिव हेरिटेज का बोल रहा है, ये डेवलप करना चाहते थे। शेयर्ड मींस जो हम सब शेयर करते हैं, हम सभी को बिलोंग करते हैं। कोलेक्टिव मतलब एक साथ, इकट्ठी, ठीक है। हेरिटेज का मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमारे एंशियंट, हमारे जो पुरखे थे उनके पास है, देन हमारे माँ बाप के पास है, अब हमारे पास है, आगे हमारे बेटों के पास भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, हमारे बिल्डिंग्स है, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था। डिफरेंट टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल है, ठीक। तो जब हम उसको देखते हैं तभी भी एक सेंस ऑफ फीलिंग, एक सेंस ऑफ प्राउड हमारे बीच में जागता है कि इमारत देखो, बहुत बड़े बड़े किले देखो, चित्तौड़ का किला देखो, भाई हमारे राजा ऐसे थे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वही बात यहाँ पे ये कर रहा है। इनके एफर्ट क्या था? सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को डेवलप करना एंड ए कॉमन कल्चरल पास्ट एज टू बेसिस ऑफ नेशन। इन्होंने नेशनलिज्म को जगाने के लिए किसका सहारा लिया, किसको बेस बनाया? बेस बनाया शेयर्ड कोलेक्टिव हेरिटेज को, ए कॉमन कल्चरल पास्ट, ठीक है जी। हमारा जो पास्ट था वो कॉमन था, हमारे जो पुरखे थे वो एक थे, तब भी हम नेशनलिज्म थे, आज भी हमें नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी चाहिए और हमें एक नेशन बनना चाहिए, सब लोगों को मिलके आना चाहिए। दोस्त, ये काम कौन कर रहा है? ये रोमांटिक इमेजिनेशन कर रही है, ये रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए राइटर्स कर रहे हैं। समझ गए? एग्जैक्टली। चलो भाई, पर अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसफर, जर्मन मतलब जर्मनी को बिलोंग करते हैं, ये फिलोसफर है, एक थिंकर है, जिनका नाम है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ये क्लेम करते हैं, ये एक बात बोलते हैं, दैट द ट्रू जर्मन कल्चर was to be discovered among the common people. Das walk, very very important, एक टर्म है, एक नंबर के लिए दोस्तों पूछी जाएगी आपको। डास वॉक क्या है? एक टर्म है, आपको पूछेगा डास वॉक क्या है। डास वॉक का मतलब दोस्त क्या होता है? कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन पीपल, ठीक है। डास वॉक, वॉक समझ गए, ये वॉक मींस पीपल के लिए यूज होता है। डास वॉक, वॉक जर्मन कंपनी भी है, वॉक्सवैगन, ठीक है, एक जर्मन कंपनी भी है वॉक्सवैगन। तो वॉक जो है जर्मन वर्ड है, याद रखना, जिसका मतलब है कॉमन पीपल। ये स्टेटमेंट किसने दी? द ट्रू कल्चर, द ट्रू जर्मन कल्चर आपको कहां पे डिस्कवर्ड होगा, कहां पे मिलेगा? अमंग द कॉमन पीपल, ऑफ कोर्स। अब हिंदुस्तानी कल्चर देखना तो आम हिंदुस्तानी में तो मिलेगा, समझ रहे? जो आम बंदा है, जो एक्चुअल आपने कल्चर देखना, वो नहीं कि जो बहुत अमीर है, लग्जरी लाइफ में रहता है, वो तो कल्चर से बड़ा दूर है। लेकिन जो कॉमन मैन है उसमें एक देश का कल्चर आज भी जिंदा है। ये किसने बात बोली? इसने जर्मन की कल्चर की बात की, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर की बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। पर इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स के जरिए, जो आम लोगों के गाने हैं, ठीक है, फोक हमारे गाने होते हैं, फोक पोइट्री, पोइट्री भी होती है, ठीक है, एंड फोक डांसेस, ये भी हमें पता है, ठीक। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन को बोलते हैं हम वॉक्स गीस्ट। क्या बोलते हैं? वॉक्स गीस्ट, ठीक है। ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ठीक है, याद रखना, स्पिरिट ऑफ द नेशन, कॉमन, ठीक है, कॉमन स्पिरिट ऑफ नेशन, याद रखना, कॉमन फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? वॉक्स गीस्ट, ठीक। ये दो टर्म, डास वॉक एंड वॉक्स गीस्ट, ठीक है। चलो जी, वॉज पॉपुलराइज्ड, तो इसने क्या करा उसको, बोल रहा है इनके थ्रू ये सब चीजें क्या होती हैं? पॉपुलराइज होती हैं, फोक सॉन्ग के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू, ट्रू स्पिरिट जो है नेशन की, इसको पॉपुलराइज किया गया। सो collecting and recording these form of folk culture was essential to the project of nation building। तो बोल रहा है नेशनलिज्म को बनाने के लिए, ठीक है, और ये आपका नेशन बिल्डिंग करने के लिए, तो आपको जो पुराना कल्चर था उसको भी रिकलेक्ट करना था। रिकलेक्ट करने का मतलब ये बचा कि जो फोक, हमारा जो कल्चर होता है, फोक सॉन्ग्स होते हैं ना हमारे दोस्तों, ये आम तौर पे ना जो फोक चीजें होती है, ये लिखी नहीं होती कहीं पे, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन ट्रैवल करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, और सिर्फ ये कहानियों में ही चीजें होती हैं। एक्चुअल में इसका हिस्टोरिकल बेस कोई नहीं होता, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको कोई कहानी सुनाते होंगे, ठीक है, कि हाँ भी हमारे गांव में एक बंदा ऐसा था, वो बड़ा महान बंदा था, योद्धा था, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का ये कहना था कि आपको अगर कल्चर देखना तो आम बंदे के बीच में डांस वॉक के मिलेगा, ये फोक सॉन्ग्स, पोइट्री, फोक डांसेस के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं? ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को जगा सकते हैं। इसलिए फोक कल्चर बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग दोस्तों, आपको एक बात और मैं बताता हूं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए,
अगर आप सीबीएसई की तैयारी करते हैं तो इसके नोट्स आपको कहां पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारी एप्लीकेशन का, नोबल करियर क्लासेस, ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है, नोबल करियर क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे क्लास 10th में जाएंगे, वहां पे आपको ये नोट्स मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट के नोट्स भी मिलेंगे और इनके जो एमसीक्यूज हैं उसके भी मिलेंगे, लॉन्ग आंसर्स होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे। ये जो मैंने इजी तोड़ तोड़ के चीजें आपके लिए बनाई हैं, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। वहां पे पूरे पीडीएफ्स मिलेंगे, उन पीडीएफ्स को आप निकाल सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन आप बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। एक बात मैं और आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा, जो लोग जम्मू से हमें देख रहे हैं, जम्मू से हमें देख रहे हैं, तो जम्मू में हमारा सेंटर है कच्ची छावनी में, ठीक है, कच्ची छावनी, जम्मू एक्सचेंज रोड में हमारा सेंटर है। 9906343133, ये हमारा नंबर है। आप यहाँ पे आके हमसे आपकी जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है उनकी क्लासेस ले सकते हो, चाहे वो आप स्टेट बोर्ड की तैयारी करो, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड की तैयारी करो। और जम्मू के अलावा किसी और रीजन से अगर हमें बच्चे देख रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन ही बेस्ट है, आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं, और एडिशनल पढ़ाई के लिए आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां से आपको और भी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। नाउ दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं फोक म्यूजिक, ठीक है, पोइट्री की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक, फोक म्यूजिक की बात कर रहे हैं, सिंपल फोक डांस की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला इन चीजों के थ्रू भी नेशनलिज्म जो है बिल्ड की जाती है दोस्तों। तो आपकी किताब में जो जिक्र है वो बोलता है लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेजेस पे खास ध्यान दिया। बोला लैंग्वेज भी एक ऐसी फोर्स है जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो बाइंड करती है, वो यूनाइट करती है, और लोगों ने लैंग्वेजेस को भी चुना। अब कैसे कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज्यादा मजबूत करती है लैंग्वेज? मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यू आर ए पर्सन, यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सपोज आप उत्तर प्रदेश से हो, या फिर आप पंजाब से हो, चाहे फिर आप हरियाणा से हो, सपोज, तो आप साउथ इंडिया में चले गए, ठीक है जी, आप साउथ इंडिया में चले गए। सपोज आप पंजाब से हो, मान लो आप पंजाब से हो, आप साउथ इंडिया में चले गए, ठीक, साउथ इंडिया में जा रहे हो, सब लोग वहां पे क्या बोल रहे हैं? तमिल बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, या मलयालम बोल रहे हैं। नोबडी, आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई बंदा ही नहीं है हु इज स्पीकिंग योर लैंग्वेज, पंजाबी में, तो आपको बड़ा एलिडेटेड सा फील होगा, आपको अकेला अकेला फील होगा। लेट्स सपोज के वहां पे आपको एक बंदा ऐसा मिल जाए कि जो पंजाबी बोल रहा हो, ठीक है, और मान लो जी अगर आप हिमाचल से हो तो वो पहाड़ी लैंग्वेज बोल रहा हो, जम्मू एंड कश्मीर से कश्मीरी बोल रहा हो, डोगरी बोल रहा हो, या आपकी ही लैंग्वेज वो बोल रहा हो, या फिर कोई हिंदी ही बोल रहा हो और बाकी सारे नहीं बोल रहे, तो आप देखोगे उस बंदे के साथ यूनाइटेड फील करोगे या नहीं करोगे? या उन बंदों के साथ यूनाइटेड फील करोगे जो मलयालम बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं? तो आप उस बंदे के साथ यूनाइटेड फील करोगे, वो बंदे के साथ सेफ फील करोगे जो आपकी भाषा बोलते हैं। तो भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलिज्म में, बाइंडिंग पीपल टुगेदर, भाषा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। चले जी, वही आप देखेंगे वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जैसे पंजाबी, हरियाणी, हिमाचली। आपकी बुक में अगर देखेंगे, द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर द एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू द लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा। देखो, दो बातें यहां पे बोलता है, बोल रहा है नेक्स्ट जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस पे फोकस दिया गया, लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा था, पर ये सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए नहीं हो रहा था, ठीक है, ये एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को जगाने के लिए नहीं हो रहा था, बट ऑल्सो जो मॉडर्न नेशनलिस्ट फीलिंग्स है, जो मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडियाज हैं, उनको कॉमन मासेस में फैलाने का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? जब आप कॉमन लैंग्वेज में कोई बात करते हो तब ज्यादा लोगों को समझ आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया की बात करो तो सब लोग हिंदी समझते हैं, सब लोग हिंदी समझते हैं। आप जाके इस गांव में, मान लो आप पॉलिटिशियन, आप किसी गांव में चले गए, वहां पे इंग्लिश में भाषण दे रहे हो, लोगों को समझ आएगा? लोगों को समझ नहीं आएगा।
पर जब आप हिंदी बोलोगे तो सबको समझ आएगा, क्योंकि हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ मासेस। वहीं अगर आप देखें पंजाब में चले जाओगे, वहां पे जाकर आप हिंदी भी बोल रहे हो, मे भी लोगों को समझ ही ना आए। तो जब आप पंजाबी में बोलोगे तो सबको समझ आएगा, क्योंकि कॉमन मासेस की जो लैंग्वेज आप यूज करते हो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। वही बोल रहा है नेशनलिस्ट मैसेज को हम कैसे पहुंचाए, कहां पे, लार्ज ऑडियंस की तरफ, लार्ज ऑडियंस की तरफ किस तरीके से इसको लेके जाए, ये एक इंपॉर्टेंट काम लैंग्वेज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, करती आई है और करती रहेगी। समझ गए? जब हम बोलते हैं हिंदी है हम, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी भाषा है हिंदी, तो हम प्राउडली बोलते हैं, ठीक है। पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। तो अपने अपनी लैंग्वेज पे सब लोग हैं प्राउड करते हैं, बिकॉज ये हमें यूनाइट करने का काम करता है। यहाँ पे भी वही बोलता है लार्ज ऑडियंस का, लार्ज ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाने का काम भी लैंग्वेज एक करती है। दूसरा, दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। बोल रहे पोलैंड में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, और पोलैंड में आप देखेंगे किस तरीके से लैंग्वेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, विच हैड बीन partition at the end of 18th century by the great powers रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। बोरा जी पोलैंड जो है, पोलैंड को बांट लिया गया था, पोलैंड को तोड़ दिया गया था ग्रेट पावर्स, ठीक है, जब वॉर हुई थी 18th सेंचुरी में, छोड़ दो। इवन दो पोलैंड हैज नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। बोल रहा है, और अब वो एक कॉमन लैंड नहीं था क्योंकि उसको बांट लिया गया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक देशभक्ति, नेशनलिज्म की फीलिंग थी। क्यों थी? बोरा वो जीवित थी अभी भी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, एक लैंग्वेज के थ्रू, और दूसरा फोक म्यूजिक के थ्रू। अच्छा, मान लो जी आज इंडिया है हमारा, ठीक है जी, वी आर लिविंग इन इंडिया, कल खुदा ना खास्ता ऐसा हो इंडिया ना रहे, इंडिया के ये टुकड़े हो जाएंगे उस, ठीक है, तो भी हम इंडियंस ही रहेंगे। ठीक, कैसे रहेंगे? क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी बोलेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, तो हिंदी भी हमें जोड़ के रखेगी। हमारे जो सॉन्ग्स हैं, हमारे जो फ्यूक म्यूजिक्स हैं, जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, वो क्या करेंगे? वो भी हमें क्या रखेंगे? जोड़ के रखेंगे। जो नेशनल सॉन्ग है, जब बोलते हैं जन गण मन गाते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो हमें नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। तो बोला वही पोलैंड में हुआ, पोलैंड को काट लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अभी भी उनको जगा के रख रही थी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अगर आप कैरल कैरल कुरपुंस्की की अगर आप बात करें, कैरल कुरपुंस्की की अगर आप बात करें, ठीक है, ये राइटर है, ठीक है, ये एक पोइट है, और पोइट कहाँ के है? पोलैंड के, याद रखो, ठीक है जी। एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल फ्लैग थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, ठीक है, अपने म्यूजिक और अपने राइटिंग्स के थ्रू, ठीक है, बुरा वो नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म की जो स्ट्रगल है उसका, उसको सेलिब्रेट करता है, टर्निंग द फोक डांसेस लाइक पोलोनेस एंड मजूरका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, जो पोलैंड के फोक डांसेस है। देखो हमारे देश में भी बड़े सारे फोक डांसेस है, फॉर एग्जांपल के लिए लावनी है, फॉर एग्जांपल के लिए भंगड़ा है, जम्मू कश्मीर का रौफ है, ठीक है, देन धुमाली है, देन आप देखेंगे इसके बाद में आप डांडिया है, गरबा है, इस डिफरेंट डांसेस है ना, हमारे फोक डांसेस है। बोरा वही, बोरा टर्निंग द फोक डांसेस, ठीक है, वो कौन कौन से फोक डांस? दो फोक डांसेस का जिक्र है बच्चा, पोलोनेस एंड मुजुर्का। आपको पूछेगा एक नंबर में, पोलोनेस क्या है, मुजुर्का क्या है? फोक डांसेस कहाँ के? पोलैंड के, ठीक है। इसको बोल रहा है कन्वर्ट कर देता है इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, तो नेशनलिज्म के सिंबल्स बना दिया जाता है दोस्तों, किसको? इन फोक डांसेस को। दोस्तों फोक डांसेस कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग बनती है? दोस्तों बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। जब आप देखोगे, लेट्स अभी देखो सबसे ज्यादा फेमस फोक डांस हम पंजाब की बात करते हैं, भंगड़ा, ठीक है। जब इंटरनेशनली जब भंगड़ा परफॉर्म होता है, तो पंजाब वाले लोग और इंटरनेशनल कनाडा के लोग, अमेरिका के लोग आपस में यूनाइटेड फील करते हैं, क्योंकि इनका भी डांस वही है, उनका भी डांस वही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लैंग्वेज भी यही काम करती है, डांस भी ये काम करते हैं, म्यूजिक भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो बोला जो कैरल कुरुपुंस्की है, जो फेमस पोइट है, अपने ओपेरास, अपने म्यूजिक जो है, उससे नेशनल स्ट्रगल को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं, और साथ में ही फोक डांसेस जो है, पोलोनेस एंड मुजुर्का, उसको कन्वर्ट कर देता है नेशनलिस्ट सिंबल्स में। ठीक है जी, डोंट वरी बच्चा, इसको आप समझने पे ध्यान दो, जब मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग करूंगा
दोस्त एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 100 में से 100 नंबर सोशल साइंस में विद रेमो सर की गारंटी है। आप बस देखते रहना, समझते रहना, सेशन को लाइक सब्सक्राइब जो आपने करना है, कमेंट्स वमेंट्स भी किया करो, ठीक है। बढ़िया जी, चलो जी। अब ये तो हमने देख लिया, कल्चर की बात थी। अभी तक जो भी आप बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे, ठीक है जी, पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज बोल दिया, देन हमने बात कर दी क्या, बात कर दिया हमने जी म्यूजिक की, बात कर दी हमने डांसिंग की। अगली बात करता है लैंग्वेज। पर लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशनलिज्म के भाव, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स जगाने में लैंग्वेज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो कि रहता है हमेशा। पर जब रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया था पोलैंड को, ठीक है, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, यानी कि कब्जा कर लिया था पोलैंड पे, ठीक है, Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere। बच्चा बोल रहा है पोलैंड है, पोलैंड पे कब्जा कर दिया रशिया ने, ठीक है। देन रशिया क्या बोलता है, रशिया बोलता है आज के बाद पॉलिश लैंग्वेज नहीं चलेगी स्कूलों में, बाहर निकाल दी, पॉलिश लैंग्वेज जो है वो बाहर निकाल दी, और रशियन जो लैंग्वेज थी वो थोप दी। बोल रहा किस लैंग्वेज में मीडियम क्या होगा, रशियन होगा, ठीक है, मीडियम क्या होगा, रशियन लैंग्वेज से ही आपको पढ़ाना है, समझ गए। चलो जी, तो ये वार किया गया पॉलिश लैंग्वेज पे। और 1831 में आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। और इसी के चलते पॉलिश जो लोग थे उन्होंने रिबेलियन भी किया था, रिवोल्ट भी किया था, नो डाउट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसको क्रश कर दिया गया, ठीक है। फॉलोइंग दिस, इस रिवोल्ट के बाद मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब है चर्च से जुड़े हुए लोग, ठीक है, चर्च से जुड़े हुए लोग इन पोलैंड began to use language as a weapon of national resistance। very very important point बच्चा। और चर्च के जो पादरी लोग हैं, जो फादर लोग हैं, जो बिशप लोग हैं, इन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को यूज किया, पॉलिश लैंग्वेज को यूज किया कैसे, एज ए वेपन ऑफ नेशनलिस्ट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब सामना करना, सामना किसका कर रहे थे, रशिया का, रशिया इनके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, रशिया ने इनको गुलाम बनाया था, ये लोग इस लैंग्वेज का यूज करके, बच्चा मेरी बात सुनिए, आपने कभी कभी देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो डिफरेंट लीडर्स होते हैं, ठीक, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के लोगों को यूनाइट करना तो वहां पे लीडर मराठी लैंग्वेज बोलेगा, तो जब मराठी लैंग्वेज बोलेगा जय भवानी, समझ रहे, तो मराठी सारे उठ के खड़े, ठीक है। पंजाबी बंदा जो होगा वो पंजाबी में जब भाषण देगा, पंजाबी में जाके लोगों से बात बोलेगा, बोलेगा सोने जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल, समझ रहे मेरी बात। तो जब ये नारा लगेगा, जब ये पंजाबी में बात चलेगी, तो लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, तो रेसिस्ट करते हैं लोग। तो बुरा वही रशिया के जो डोमिनेंस है उसको रेसिस्ट, उसका सामना कर रहे थे, और ये कौन थे, ये क्लर्जी के लोग, इन्होंने लैंग्वेज यूज की। पॉलिश लैंग्वेज को यूज किया गया फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। और चर्च में लोगों को संबोधित करने के लिए, लोगों को लेक्चर देने के लिए गैदरिंग्स में कौन सी लैंग्वेज यूज ही, पॉलिश। ऑल्दो ऑर्डर ये था कि रशियन लैंग्वेज में ही बोलना है, बट ये कौन सी यूज करते हैं, पॉलिश, बिकॉज नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट। एज ए रिजल्ट फिर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वहां के जो पादरी लोग होते हैं, बिशप्स, प्रीस्ट के ऊपर होते हैं बिशप्स, याद कर लेना, ठीक है, पंडित हेड पंडित, वैसे ही प्रीस्ट, प्रीस्ट के ऊपर हेड प्रीस्ट बिशप्स होते हैं, ठीक। वर पुट इन जेल, इनको जेल में डाल दिया गया, सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज, यानी कि जो रशिया की जो फोर्सेस थी, रशिया की जो अथॉरिटीज थी, रशिया की जो गवर्नमेंट थी, जब पॉलिश लोगों को देखते हैं ये हमारे रिवोल्ट करेंगे, हमने बोला रशियन लैंग्वेज यूज कर रहा है, पॉलिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट भाषण हो रहे हैं, तो इनको कहां पे डाल दिया जाता है, जेल्स में डाल दिया जाता है, साइबेरिया भेज दिया जाता है एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन, क्योंकि वो रशिया में प्रीच नहीं कर रहे थे, रशियन लैंग्वेज में नहीं बोल रहे थे, तो इनको जेल में डाल दिया। The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance। और इस रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट लैंग्वेज को यूज किया गया एज स्ट्रगल, एज ए वेपन, ठीक है दोस्त। तो डिफरेंट आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा कल्चर हमें इकट्ठा करने में और दुश्मन के अगेंस्ट एक रिवोल्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको बता रहा है यहाँ पे, और ये हमारे इस चैप्टर का क्या नाम है, ये हमारे चैप्टर का या फिर इस टॉपिक का नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन।
इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक राइटर्स कल्चर का यूज करके आर्ट, फोक, म्यूजिक, हिस्ट्री, इनका यूज करके नेशनलिज्म की फीलिंग जगाते हैं। ना कि वॉर, ना कि रेवोल्यूशन, ना कि हथियार, समझ गए, ना कि खून खराबा, इन सब चीजों को यूज करके नहीं। तो यही जिस्ट है कि रोमांटिसिज्म जो है ये आपका साइंस रीजन को ठुकरा के इंडिविजुअल पे ध्यान देता है, इंट्यूशंस पे ध्यान देता है, कल्चर पे ध्यान देता है, इंडिविजुअल बंदे पे ध्यान देता है। मेरी बात समझ गए आप? तो ये हमने देख लिया लेक्चर नंबर 9। वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, नोबल करें क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों मीडियम से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफलाइन कच्ची छावनी जम्मू में आप आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कुछ सजेशन, कुछ रिक्वेस्ट अगर आपको करनी है कमेंट बॉक्स में जरूर आप वो कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।